अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद भी हरकत कर रहे हैं। सिर्फ अर्थ के साथ घूम नहीं रहे, सिर्फ सन के अराउंड ऑर्बिट नहीं कर रहे। आपकी पूरी गैलेक्सी, मिल्की वे, 100 अरब से ज्यादा सितारों, प्लैनेट्स और जो कुछ भी आपने कभी जाना है, वो सब स्पेस में 1.3 मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ रही है। और यही डरावनी बात है, हमें पूरी तरह पता नहीं है कि क्यों। कुछ इतना मैसिव जिसे हम देख नहीं सकते, फोटो नहीं ले सकते और पूरी तरह समझा भी नहीं सकते, हमें अपनी तरफ खींच रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको एक ऐसा नाम दिया जो किसी साई-फाई मूवी में होना चाहिए। वो इसे कहते हैं द ग्रेट अट्रैक्टर। वीडियो के एंड तक देखते रहिए, क्योंकि तब तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों कुछ साइंटिस्ट्स सोचते हैं कि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे अजीब स्ट्रक्चर्स में से एक हो सकती है, और क्यों हम शायद कभी भी असली वजह देख ही ना पाएं। हम कुछ कंपीटिंग थ्योरीज भी देखेंगे, एक अजीब फिनोमेनन जिसे डार्क फ्लो कहते हैं, और ये भी कि ग्रेट अट्रैक्टर कॉस्मोस की सबसे बड़ी मैप्ड स्ट्रक्चर में कहाँ फिट होती है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बात से जो ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं। यूनिवर्स में कुछ भी असल में स्थिर नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर लगभग 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमती है। आप जानते हैं कि अर्थ सन के अराउंड 67,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करती है। सन खुद मिल्की वे के सेंटर के अराउंड रफली 500,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है और अपने साथ पूरे सोलर सिस्टम को खींचता है। लेकिन ये भी पूरी पिक्चर नहीं है। मिल्की वे खुद दूसरी गैलेक्सीज के कंपैरिजन में स्पेस में मूव कर रही है, और 1970s और 80s में जब एस्ट्रोनॉमर्स कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी बिग बैंग से बचा हुआ रेडिएशन का स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। ये बैकग्राउंड रेडिएशन हर डायरेक्शन में लगभग परफेक्टली यूनिफॉर्म दिखना चाहिए था, जैसे यूनिवर्स के जन्म से बची हुई एक हल्की बराबर चमक। लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं था। एक डायरेक्शन में थोड़ा गर्म था और ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा ठंडा। ये टेम्परेचर का फर्क CMB डिपोल कहलाता है, और इसका मतलब सिर्फ एक चीज हो सकता था। हम उस बैकग्राउंड रेडिएशन के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, और बहुत तेजी से, रफली 1.3 से 2.2 मिलियन माइल्स पर आवर मेजरमेंट के हिसाब से। ये सिर्फ हमारी गैलेक्सी नहीं है, ये हमारी गैलेक्सी प्लस हमारे नेबरहुड की हर गैलेक्सी सब एक ही डायरेक्शन में साथ साथ मूव कर रहे हैं, जैसे एक करंट में फंसी हुई राफ्ट। सवाल ये बन गया, ये करंट बना कौन रहा है? 1966 में एस्ट्रोनॉमर्स के एक ग्रुप को द 7 सैमुराई नाम दिया गया, क्योंकि वो 7 थे जिन्होंने हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में गैलेक्सीज की मोशन मैप करने का काम शुरू किया। रेडशिफ्ट और पिक्यूलियर वेलोसिटी मेजरमेंट्स यूज करके उन्होंने ट्रैक किया कि गैलेक्सीज कैसे मूव कर रही हैं, उसके कंपैरिजन में जैसे उन्हें मूव करना चाहिए था अगर यूनिवर्स यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो रहा होता। उन्होंने पाया कि हजारों गैलेक्सीज जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लाइट ईयर्स तक फैली हुई हैं, सब एक ही पॉइंट की तरफ फ्लो कर रही थीं। उन्होंने उस पॉइंट को नाम दिया द ग्रेट अट्रैक्टर। यहां माइंड बेंडिंग पार्ट ये है, ये पॉइंट कोई प्लैनेट, ब्लैक होल या सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। मैथ के हिसाब से जो भी वहां है, उसका कंबाइंड मैस मिल्की वे के मैस से रफली 60,000 गुना होना चाहिए, ताकि जो ग्रेविटेशनल पुल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक्सप्लेन हो सके। कुछ एस्टिमेट्स इसे सन के मास के 10s ऑफ क्वाड्रिलियन गुना तक भी रखते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ये कोई गैलेक्सी नहीं है, ये एक छोटा क्लस्टर भी नहीं है। ये इतना मैस है कि पूरी एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बन जाए। सब एक साथ क्लम्प होके इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करते हैं कि अपने अराउंड हर चीज का पाथ मोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग हमें। तो अगर इतनी मैसिव चीज एग्जिस्ट करती है, तो हमने बस टेलीस्कोप पॉइंट करके उसकी फोटो क्यों नहीं ले ली? यहीं पर स्टोरी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है और बाकी सबके लिए फैसिनेटिंग। ग्रेट अट्रैक्टर स्काई के उस रीजन में बैठा है जो हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के प्लेन के साथ ऑलमोस्ट परफेक्टली अलाइन होता है, स्पेसिफिकली सेंटोरस और नॉर्मा कॉन्स्टेलेशंस की तरफ, रफली 150 से 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। हमारी गैलेक्सी एक फ्लैट डिस्क की तरह शेप्ड है, जो गैस, डस्ट और अरबों सितारों से भरी हुई है। जब हम ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तो हम बेसिकली अपनी ही गैलेक्सी के सबसे थिक, सबसे डस्टी रीजन के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे है
जैसे कोई वैली के उस पार एक माउंटेन रेंज देखने की कोशिश करे, लेकिन किसी ने बीच में एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म पार्क कर दिया हो। विजिबल लाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है दशकों तक। इसी वजह से ग्रेट अट्रैक्टर एक जेन्युइन मिस्ट्री बना रहा। एक्स-रे और इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट के बाद ही जो वेवलेंथ्स डस्ट के थ्रू निकल सकती हैं, साइंटिस्ट्स इस पर्दे के पीछे झांकना शुरू कर पाए। 1990s में एक्स-रे सैटेलाइट्स यूज करके एस्ट्रोनॉमर्स ने वहां छुपी हुई एक मैसिव चीज डिटेक्ट की। गैलेक्सीज का एक ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन, जिसे अब नॉर्मा क्लस्टर कहते हैं, जो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वहीं बैठा है जहां से ग्रेट अट्रैक्टर का पुल आता दिख रहा था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, यह भी पूरा जवाब नहीं था। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ने और मैप किया, उन्हें पता चला कि नॉर्मा क्लस्टर अकेला इतना मैसिव नहीं था कि सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। ग्रेट अट्रैक्टर सिर्फ एक छोटा सा पीस निकला एक और भी बड़े ग्रेविटी सिस्टम का। उसके पीछे और भी दूर, रफली 650 मिलियन लाइट ईयर्स अर्थ से बैठा है शैप्ली सुपर क्लस्टर, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे बड़ी नॉन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक है, जिसमें हजारों गैलेक्सीज ग्रेविटी से बंधी हुई हैं। अब करंट लीडिंग आइडिया ये है कि ग्रेट अट्रैक्टर फाइनल डेस्टिनेशन है ही नहीं। ये शायद सिर्फ एक ग्रेविटेशनल वे पॉइंट है, मास का एक मैसिव रीजनल कॉन्सेंट्रेशन जिसकी तरफ हम खींचे जा रहे हैं, और जो खुद शायद उस और भी मैसिव शैप्ली सुपर क्लस्टर की तरफ खींची जा रही है। दूसरे शब्दों में, ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटी और उसके अंदर ग्रेविटी। मास की एक कॉस्मिक नेस्टिंग डॉल जो पूरी सुपर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लाइट ईयर्स तक खींच रही है। अब यहां चीजें और भी स्ट्रेंज हो जाती हैं। 2008 में नासा के WMAP सैटेलाइट के डेटा को एनालाइज करते हुए रिसर्चर्स की एक टीम ने नोटिस किया कि कुछ डिस्टेंट गैलेक्सी क्लस्टर्स एक कोऑर्डिनेटेड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जो किसी भी नियर बाय विजिबल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होता था। ग्रेट अट्रैक्टर या शैप्ली सुपर क्लस्टर से भी नहीं। उन्होंने इस मिस्टीरियस मोशन को नाम दिया डार्क फ्लो। कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि डार्क फ्लो शायद उन मैसिव स्ट्रक्चर्स की वजह से हो जो इतनी दूर हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बाहर हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन से पहले के ज़माने के बचे हुए रेमनेंट्स जो हमारे रीजन को बाहर से खींच रहे हैं, ऐसी जगह से जो हम कभी डायरेक्टली देख ही नहीं सकते। दूसरों ने आर्ग्यू किया कि डेटा सिंपली बहुत नॉइजी था और हो सकता है डार्क फ्लो रियल फिनोमिनन हो ही ना। ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के सबसे कंट्रोवर्शियल और डिबेटेड आइडियाज में से एक बना हुआ है, और ये एक अच्छा रिमाइंडर है कि एस्ट्रोनॉमी में हर चीज नीटली रिजॉल्व नहीं होती। चलिए और भी जूम आउट करते हैं, क्योंकि ग्रेट अट्रैक्टर सिर्फ एक स्टैंड अलोन क्यूरियोसिटी नहीं है, ये लनियाकिया नाम की चीज का पार्ट है। सो ग्रेट अट्रैक्टर सिर्फ हमें रैंडमली स्पेस में खींच नहीं रहा, ये एक्चुअली हमारी पूरी होम सुपर क्लस्टर का ग्रेविटेशनल सेंटर बनकर काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, अब यह सवाल आता है जो सबको चाहिए, क्या हमें वरी करना चाहिए? ऑनेस्ट आंसर है नहीं। कम से कम किसी भी टाइम स्केल पर जो हमारे लिए मैटर करता है। इवन 1 मिलियन माइल्स पर आवर से ज्यादा स्पीड पर मूव करते हुए भी डिस्टेंसेस इतनी वास्ट हैं कि कोई भी नोटिसेबल इफेक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस से बिलियंस ऑफ ईयर्स में ही दिखेगा। ग्रेट अट्रैक्टर मिल्की वे को अचानक से एक मछली की तरह रील इन नहीं करने वाला। कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स कॉस्मिक टाइम स्केल्स पर मूव करते हैं। असल में ये किस्म की लार्ज स्केल फ्लो एक ग्रेविटी बेस्ड यूनिवर्स में बिल्कुल नॉर्मल है। जिस चीज में भी मास है वो हर चीज को खींचती है। गैलेक्सीज क्लस्टर्स बनाती हैं, क्लस्टर्स सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं। सुपर क्लस्टर्स खुद को इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स में अरेंज करते हैं, जिन्हें साइंटिस्ट्स कॉस्मिक वेब कहते हैं। गैलेक्सीज की फिलामेंट्स जो वास्ट एम्प्टी वॉइड से सेपरेट होती हैं, ऑलमोस्ट एक 3 डिमेंशनल स्पाइडर्स वेब की तरह जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। ग्रेट अट्रैक्टर कोई फिजिक्स के लॉज तोड़ने वाली अनोमली नहीं है। ये एक रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन है कि ग्रेविटी कैसे यूनिवर्स को लार्जेस्ट स्केल्स पर स्कल्प्ट करती है, इसको स्पेशल बनाती है। ये बात नहीं कि ये डेंजरस है, बल्कि ये बात कि ये हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स की स्ट्रक्चर कितनी इनविजिबल है जब तक हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि कहाँ और कैसे देखना है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये कमेंट्स में बहुत आता है। ग्रेट अट्रैक्टर कोई ब्लैक होल नहीं है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल
चाहे वो सबसे बड़ा ही क्यों ना हो जो अभी तक डिस्कवर हुआ हो, इतना मैसिव नहीं है कि जो मोशन हम देख रहे हैं उसे एक्सप्लेन कर सके। जो हम विटनेस कर रहे हैं वो है गैलेक्सीज, गैस और डार्क मैटर का कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लाइट ईयर्स वाइड एक रीजन में फैला हुआ है। और एक और बात मेंशन करने लायक है, डार्क मैटर। साइंटिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि ग्रेट अट्रैक्टर के पुल के लिए रिस्पॉन्सिबल मास का बड़ा हिस्सा स्टार्स या विजिबल मैटर से बना ही नहीं है। ये डार्क मैटर है, एक इनविजिबल सब्सटेंस जो करंट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स के हिसाब से यूनिवर्स के टोटल मास और एनर्जी का रफली 27% बनाता है। हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स मेजर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी तरह से ग्रेट अट्रैक्टर जैसी फिनोमिना सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी। इस टॉपिक में मुझे जो सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है वो ये है, हम अपनी गैलेक्सी की वेलोसिटी प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम रियल डेटा से प्रूव कर सकते हैं कि वहां कुछ इनॉर्मस है। हम रफली ये भी नैरो डाउन कर सकते हैं कि वो कहाँ है और उसका मास कितना है। और फिर भी सिर्फ अपनी ही गैलेक्सी के एक डस्ट क्लाउड की वजह से जो रास्ते में है, हमारे पास अभी भी एक कंप्लीट क्लियर पिक्चर नहीं है कि हम देख क्या रहे हैं। ये हम्बलिंग है। ऐसे एक जमाने में जब हमने ब्लैक होल्स की फोटो ले ली है, एक्सोप्लैनेट्स मैप कर लिए हैं और अपने सोलर सिस्टम के एज से आगे प्रोब्स भेज दिए हैं, वहां एक सुपर क्लस्टर स्केल स्ट्रक्चर है जो हमारी पूरी गैलेक्सी की मोशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, और हमारा अपना कॉस्मिक बैकयार्ड ही पार्शली व्यू ब्लॉक कर रहा है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारी सारी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के बाद भी यूनिवर्स अभी भी सीक्रेट्स रखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जहां खड़े हैं वहां से, और कौन जाने, जैसे जैसे एक्सरे, इंफ्रारेड और ग्रेविटेशनल मैपिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहेगी, ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में नेक्स्ट मेजर डिस्कवरी या शैपली सुपर क्लस्टर के और भी आगे क्या है, ये सिर्फ कुछ साल दूर हो सकता है। फ्यूचर सर्वेज, नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप्स यूज करके शायद इस हिडन रीजन को इतनी डिटेल में मैप कर दें कि ये डिबेट हमेशा के लिए सेटल हो जाए। इससे पहले कि हम खत्म करें, चलिए एक बार पूरी जर्नी को क्विकली रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कवर हुआ है। हमने शुरुआत की थी ये समझने से कि हमारी गैलेक्सी खुद स्थिर नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में मिले टेम्परेचर डिफरेंस ने साबित किया कि हम किसी अनजान दिशा में तेजी से खींचे जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि 1986 में 7 सैमुराई ने ग्रेट अट्रैक्टर को डिस्कवर किया, और वो कैसे हमारी अपनी गैलेक्सी की डस्ट के पीछे छुपा हुआ है, जोन ऑफ अवॉइडेंस में। फिर हमने नॉर्मा क्लस्टर, शैपली सुपर क्लस्टर और उस मिस्टीरियस डार्क फ्लो फिनोमिनन के बारे में जाना, जो शायद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बाहर की चीजों की तरफ इशारा करता है। और आखिर में हमने समझा कि ये सब कैसे लनियाकिया नाम की एक गिगांटिक सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जिसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र में खुद ग्रेट अट्रैक्टर बैठा है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम कभी ग्रेट अट्रैक्टर की असली क्लियर फोटो देख पाएंगे, तो सच्चाई ये है कि शायद हाँ, लेकिन उसके लिए हमें और भी एडवांस्ड एक्सरे और ग्रेविटेशनल वेव बेस्ड टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ेगी, जो अभी डेवलपमेंट में है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हो सकता है अगले 10 से 20 सालों में हम इस मिस्ट्री की एक साफ तस्वीर देख पाएं। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या हमारी मिल्की वे कभी ग्रेट अट्रैक्टर से टकराएगी? इसका जवाब है नहीं, कम से कम इंसानी टाइम स्केल पर तो बिल्कुल नहीं। ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ हमारी मोशन इतनी धीमी है कॉस्मिक स्केल पर कि इसका कोई असर हमारी जिंदगी में या हमारी अगली कई पीढ़ियों की जिंदगी में भी नहीं दिखेगा। ये सब कुछ अरबों सालों के हिसाब से चलता है। एक आखिरी फन फैक्ट भी बता देता हूं, जो शायद आपको हैरान कर दे। जब भी हम रात के आसमान में तारे देखते हैं, हम असल में पास्ट देख रहे होते हैं, क्योंकि लाइट को हम तक पहुंचने में समय लगता है। तो जब हम ग्रेट अट्रैक्टर की डायरेक्शन में देखते हैं, भले ही हम उसे सीधे न देख पाएं, हम उस रीजन की जो भी लाइट हम तक पहुंचती है वो लाखों साल पुरानी होती है। मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल हम आज महसूस कर रहे हैं वो शायद उस पुरानी स्थिति के मुताबिक है, ना कि जो अभी वहां हो रहा है। इस तरह की टाइम डिले वाली सोच एस्ट्रोफिजिक्स को और भी दिलचस्प बना देती है, क्योंकि यूनिवर्स को समझने के लिए हमें हमेशा उसका पास्ट देखना पड़ता है, प्रेजेंट नहीं। अब चलिए एक और इंटरेस्टिंग एंगल पर बात करते हैं। साइंटिस्ट्स एक्चुअली ये पिक्यूलियर वेलोसिटी मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि सुनने में ये लगता है
कि जैसे किसी गैलेक्सी की स्पीड नापना बहुत मुश्किल होगा, और सच कहें तो है भी। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स दो चीजें कंपेयर करते हैं। पहला, गैलेक्सी की रेड शिफ्ट, जो हमें बताती है कि वो हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही है सिर्फ यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से। और दूसरा, उस गैलेक्सी की असली डिस्टेंस, जो अलग अलग तरीकों से मेजर होती है, जैसे सीफीड वेरिएबल स्टार्स या टाइप ईएस सुपरनोवाए, जिन्हें स्टैंडर्ड कैंडल्स कहा जाता है क्योंकि इनकी ब्राइटनेस हमेशा प्रिडिक्टेबल होती है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, एक्सपेक्टेड रेडशिफ्ट बनाम एक्चुअल रेडशिफ्ट, तो जो फर्क बचता है वही उस गैलेक्सी की पिक्यूलियर वेलोसिटी होती है, यानी वो एक्स्ट्रा मोशन जो सिर्फ यूनिवर्स के एक्सपेंशन से एक्सप्लेन नहीं होती। और जब आप हजारों गैलेक्सीज के लिए ये पैटर्न देखते हैं और वो सब एक ही डायरेक्शन में झुका हुआ दिखता है, तभी आपको ग्रेट अट्रैक्टर जैसी चीज का पता चलता है। एक और चीज जो शायद आपको पता ना हो, ग्रेट अट्रैक्टर अकेली ऐसी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है जो गैलेक्सीज को खींच रही है। हमारे लोकल यूनिवर्स में और भी कई स्मॉलर स्केल अट्रैक्टर्स मौजूद हैं। उदाहरण के लिए वर्गो क्लस्टर, जो हमसे सिर्फ लगभग 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, वो भी हमारी लोकल ग्रुप को अपनी तरफ हल्का सा खींचता है। लेकिन वर्गो क्लस्टर का पुल ग्रेट अट्रैक्टर और उससे भी आगे शैपली सुपर क्लस्टर के मुकाबले काफी कमजोर है। तो असल में हमारी गैलेक्सी किसी एक ही चीज की तरफ सीधा नहीं खींची जा रही, बल्कि ये कई अलग अलग ग्रेविटेशनल सोर्सेज का कंबाइंड नतीजा है, जिसमें ग्रेट अट्रैक्टर सबसे डोमिनेंट फोर्स मानी जाती है, कम से कम इस स्केल पर। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में आया हो, भविष्य में क्या होगा? क्या कभी हमारी पूरी लानियाकिया सुपर क्लस्टर किसी और भी बड़ी स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएगी? इसका जवाब पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन कॉस्मोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर्स, जिन्हें सुपर क्लस्टर्स ऑफ सुपर क्लस्टर्स कह सकते हैं, शायद कभी पूरी तरह से ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं होंगी। इसकी वजह है डार्क एनर्जी, जो यूनिवर्स को लगातार तेजी से एक्सपैंड करा रही है। तो भले ही ग्रेट अट्रैक्टर और शैपली सुपर क्लस्टर हमें अपनी तरफ खींच रहे हों, यूनिवर्स का ओवरऑल एक्सपेंशन इतना तेज है कि लंबे समय में ये सारी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से और दूर होती चली जाएंगी, ना कि पास आएंगी। यानी एक तरह से ये एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर है। लोकल ग्रेविटी हमें ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ खींच रही है, जबकि डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स को अलग कर रही है। और अभी तक दोनों फोर्सेस अपनी अपनी स्केल पर काम कर रही हैं, बिना एक दूसरे को पूरी तरह ओवरपावर किए। ये बैलेंस ही शायद यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत और सबसे उलझी हुई बातों में से एक है, कि इतनी बड़ी ताकतें एक साथ काम करती हैं, और फिर भी हम इस सब के बीच अपनी छोटी सी अर्थ पर बैठे इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी बात जो मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आएगी, ग्रेट अट्रैक्टर की खोज सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि इसने हमें यह समझने में भी मदद की कि डार्क मैटर कितना वाइड स्प्रेड है। जब 7 सैमुराई ने पहली बार ये मोशन डिटेक्ट किया था, उस वक्त डार्क मैटर की थ्योरी अभी उतनी मेनस्ट्रीम नहीं थी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल उन्होंने मेजर किया, वो सिर्फ विजिबल गैलेक्सीज के मास से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से ग्रेट अट्रैक्टर उन शुरुआती सबूतों में से एक बना जिसने साइंटिस्ट्स को यकीन दिलाया कि यूनिवर्स में हमें दिखने वाले मैटर से कहीं ज्यादा कुछ मौजूद है। आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर है और बाकी करीब 61% डार्क एनर्जी। सिर्फ 5% के आसपास वो मैटर है जिसे हम एक्चुअली देख सकते हैं। सितारे, प्लैनेट्स, गैस, धूल, सब कुछ मिलाकर। यानी जब भी हम रात के आसमान में तारे गिनते हैं, हम असल में यूनिवर्स के एक बहुत ही छोटे हिस्से को देख रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें, याद रखिए, जो कुछ आप देख रहे हैं वो पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। बाकी सब कुछ, जिसमें ग्रेट अट्रैक्टर जैसी चीजें शामिल हैं, अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है, हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उसे खोजें। तो इसको समराइज करें तो हमारी गैलेक्सी हमारे कॉस्मिक नेबरहुड की हर चीज के साथ यूनिवर्स के थ्रू 1 मिलियन माइल्स पर आवर से ज्यादा स्पीड से खींची जा रही है, एक ऐसी मास की तरफ जो इतनी बड़ी है कि इजीली एक्सप्लेन नहीं होती। एक मास जो हम सिर्फ पार्शली देख सकते हैं, अपनी ही गैलेक्सी की डस्ट के पीछे छुपी हुई। हमारी होम सुपर क्लस्टर
लानियाकिया के ग्रेविटेशनल हार्ट में बैठी हुई। यही है द ग्रेट अट्रैक्टर। न कोई मॉन्स्टर, न कोई ब्लैक होल, न कोई थ्रेट, बस एक बेहतरीन रिमाइंडर कि यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है और कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हमारे फील्ड ऑफ व्यू में फिट हो पाता है। अगर ये वीडियो आपका माइंड ब्लो कर गया तो कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि अगला कौन सा कॉस्मिक मिस्ट्री आप देखना चाहेंगे। क्या ये आपकी पहली बार थी ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में सुनना, या आप पहले से लानियाकिया और डार्क फ्लो के बारे में जानते थे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी भी बताइए, शायद अगली वीडियो इसी पर बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि हर हफ्ते यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज पर नई वीडियोस आपको मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, क्योंकि यही यूट्यूब को बताता है कि ये कंटेंट आपके काम का था और इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है। और अगर आपके किसी दोस्त को स्पेस और एस्ट्रोनॉमी पसंद है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना, शायद उन्हें भी ये उतना ही फैसिनेटिंग लगे जितना आपको लगा। ट्रस्ट करो, ये तो अभी शुरुआत है, सबसे स्ट्रेंज चीजें तो अभी बाकी हैं। अगली वीडियो में हम शायद लानियाकिया सुपर क्लस्टर के बारे में और गहराई से बात करेंगे, या फिर उस मिस्ट्रियस डार्क फ्लो के पीछे की थीरीज एक्सप्लोर करेंगे। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।